सो आगे बढ़ते हैं हम। तो लास्टली आई थिंक हमने प्रेशर की इफेक्ट देखी थी। यस, इंटरनल गैस। हाँ, दैट ओनली प्रेशर इफेक्ट ऑफ गैस और से इफेक्ट ऑफ प्रेशर दैट वी हैव सीन, राइट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, जिसमें हमने देखा था कि हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए तो लॉस एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स अगर कम हो गए हैं तो बढ़ रही होगी, वो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, और अगर बढ़ गए हैं तो कम होगी, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। दैट वी हैव सीन। जेडब्ल्यू नीट में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हमने डिस्कस किए थे। अगेन अब तीसरी चीज देखते हैं। हमने देखा था कि फैक्ट, हम देख क्या रहे हैं, हम टॉपिक समझ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें हमने सबसे पहला फैक्टर देखा कंसंट्रेशन, कि अगर हमने कंसंट्रेशन में उंगली की तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हमने दूसरा देखा कि से इफेक्ट ऑफ से प्रेशर। ओके, दैट मीन्स हमने प्रेशर में अगर कुछ चेंज लाया कैसे भी करके, वॉल्यूम बढ़ाकर वॉल्यूम कम कर कर, तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, मतलब टेम्परेचर को भी अगर हम चेंज कर देंगे, इक्विलिब्रियम रीच हो गया और अब तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, एंड देन अगेन दूसरी बार इक्विलिब्रियम रीच होने के टॉवर्ड्स में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इनर्ट गैस ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड, राइट, कि इनर्ट गैस का एडिशन या रिमूवल करेंगे हम तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्सेप्ट कि वो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो रिएक्शन में। अगर वो कर रहे हो तो इफेक्ट होगा, अगर नहीं कर रहे हो और तुम फिर He, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन कुछ डालते जा रहे हो और रिएक्टेंट में वो है ही नहीं, तो वो रिएक्शन करेंगे नहीं। क्यों? दे आर इनर्ट गैस। ओके, तो वो तो रिएक्शन करने ही नहीं वाले हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिस्टर्ब होगा नहीं। That also we have discussed. Now the next thing is effect of temperature change, मतलब हम टेम्परेचर में चेंज लाने वाले हैं। So whenever an equilibrium is disturbed, जब भी equilibrium disturb होता है by a change in the concentration, pressure or volume, the composition of the equilibrium mixture changes because the reaction quotient QC no longer equal to the equilibrium constant KC। ये तो हमें पता है, कुछ भी नई बात नहीं है। However, when a change in temperature occurs, the value of equilibrium constant Kc is changed। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो भी Kc चेंज हो जाएगा। हमने देखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एट इक्विलिब्रियम, ओके, एट इक्विलिब्रियम जो हमारा Kc है that will be equals to what, Qc at equilibrium, and suppose if our Qc is less than Kc हो गया, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और अब हमने फाइंड किया तो Qc इज लेस देन Kc है, तो कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड। ओके, तो रटना नहीं है, लेकिन हमें पता है Q फॉरवर्ड, राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। एंड इफ Qc इज लेस देन तो आ गया ग्रेटर देन Kc, देन इट विल बी से बैकवर्ड, राइट। ओके, सो ये तो हमें पता ही है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि इफ टेम्परेचर चेंज, मतलब अगर हमने टेम्परेचर में चेंज किया, कुछ ऐसा किया जिससे रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ ऐसा किया कि रिएक्शन का टेम्परेचर कम हो गया, तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और Qc की वैल्यू Kc के इक्वल रहेगी नहीं। ओके, तो वही चीज देखने वाले हैं हम। The value, हाँ, तो in general the temperature dependence of the equilibrium constant depends on the sign of the enthalpy change for the reaction। तो जनरली जो टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कि जो हमारी एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही था डेल्टा एच इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। ओके, मतलब एंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब कि जब भी हम टेम्परेचर में चेंज लाएंगे सो देयर विल बी चेंज इन एंथैल्पी आल्सो एंड इंटरनल एनर्जी आल्सो। ओके, एच फॉर्मूला ही था, एच का फॉर्मूला क्या था, U प्लस P। ओके, तो जैसे ही हम टेम्परेचर में चेंज लाएंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओके,
तो फिर H में भी चेंज आएगा ही आएगा। ओके, वो तो थर्मोडाइनमिक्स का कंसेप्ट है। तो अब डेल्टा H में कैसे चेंज आएगा? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी बोल लो चलो, उसकी वैल्यू एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, कौन सी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, सपोज CaCO3, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2। ओके, एंड प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये प्रोसेस के लिए अगर हम डेल्टा H की वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? सिस्टम में से हीट जा रही है। हमने देखा था और अच्छे से समझ लिया है कि फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स बाकी है हमारा, राइट? हाँ, सो केमिस्ट्री के जो साइन कन्वेंशन है फिजिक्स में रिवर्स है। ओके, यहाँ पर हम ले रहे हैं कि सिस्टम में अंदर जाए तो पॉजिटिव, सिस्टम में से बाहर जाए तो नेगेटिव। वहां पे उल्टा है। ओके, वहां पर भी सेम ले सकते हो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन दी कन्वेंशन, कैसा कन्वेंशन है, क्योंकि ये प्लस और माइनस कोई साइंटिस्ट ने नहीं बोला है। ये तो ऐसा है कि भाई मैं प्लस ले रहा हूँ, तुम्हें भी प्लस लेना हो तो प्लस लो। ओके, बट जो कन्वेंशन चलते आ रहा है हम वैसे ही पढ़ेंगे। ओके, सारे जो आगे जाके कॉलेज लेवल पे तुम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करो तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट साइन कन्वेंशन यूज किए होते हैं। ओके, सपोज हम ऐसा बोल रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जाए वो पॉजिटिव, और फिर कहीं और सपोज अमेरिका में बैठा हुआ साइंटिस्ट बोले नहीं मैं तो इसको नेगेटिव लूंगा। ओके, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, आंसर सेम ही आएगा दोनों का। ओके, सो ये वैल्यू जो हम लेते हैं वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सिस्टम में से हीट क्या हो रही है? निकल रही है, रिलीज हो रही है। और रिलीज हो रही है मतलब हम वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो तो हम उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और हीट एब्जॉर्ब हो तो हम उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ओके, कहाँ गया ये रहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये जो हमारा ये है हीट। ओके, ये हीट रिलीज हो रही है, मतलब हमें पता चल गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अभी बोल रहे हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया मैंने? टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। And the equilibrium constant for an endothermic reaction will be positive, increases as the temperature increases। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? Increase as the temperature increase। ओके, मतलब कैसे समझ में आएगा? सिंपल वे में समझो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट है, ये एनर्जी मतलब हीट है जो निकल रही है। ओके, अब टेम्परेचर बढ़ा, क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो सबका ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सपोज ये पूरी रिएक्शन हो गई थी 27 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और अब ये गर्म कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। मैं तो ओवरऑल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। अब हम कर रहे हैं से 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो सबका टेम्परेचर बढ़ जाएगा भाई। रिएक्टेंट का भी बढ़ जाएगा और ये जो बनेंगे उनका भी बढ़ ही जाएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही मैंने चेंज कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज का बढ़ रहा है। अब ये तो बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उससे और बढ़ेगा। यहाँ पर 27 पे भी हीट रिलीज हो रही थी, तो 40 पे भी रिलीज होगी और ज्यादा होगी, क्योंकि पहले से ही ये CaCO3 पहले 27 पे था, अब तो CaCO3 ही 40 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, तो और ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? हीट रिलीज होने की। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो होगा क्या? हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ल-सेटेलाइट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन क्या करेगी? टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगी। तो अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब जहां पे हीट मिल रही है, तो बैकवर्ड प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी, जिसमें हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे हीट मिल रही है, ये हमें मिल रही है, और वहां पर देनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर क्या क्या बढ़ाया, तो फिर ल-सेटेलाइट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर कम होने के लिए रिएक्शन आगे बढ़ेगी। टेम्परेचर कम कब होगा? जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो
तभी तो कम होगा, क्योंकि रिएक्शन में टेम्परेचर जा रहा है, तो यहां से टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रिवर्स प्रोसेस होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब हमें टेम्परेचर कम करना है, तो रिवर्स प्रोसेस होगी। अब रिवर्स प्रोसेस हुई तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो रिवर्स प्रोसेस हो रही है तो प्रोडक्ट क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस जा रही है, उसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी? मतलब प्रोडक्ट ऊपर बढ़ाएगा या नीचे बढ़ाएगा? नीचे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रिवर्स प्रोसेस है ना, तो कंटिन्यूअसली रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट कम होता जाएगा और रिएक्टेंट बनता जाएगा, राइट? तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। अगर ये क्वांटिटी कम हो रही है और ये क्वांटिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आ गया सेंटेंस, if you increase the temperature, equilibrium constant will decrease. The equilibrium constant for an exothermic reaction decrease as the temperature increase. समझ में आया ये सेंटेंस? अब ये हमने प्रूव किया, अंडरस्टूड? ओके। और दूसरा इससे ऑपोजिट, डन। दूसरा इससे ऑपोजिट के भाई जब भी हम टेम्परेचर कम करें, ओके, हमें पता है कि सपोज A प्लस B that will give C plus D plus heat. ओके, ये हीट रिलीज हो रही है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये हीट ज्यादा रिलीज होगी, तो मुझे क्या करना है? टेम्परेचर को कम करना है। मतलब बढ़ गया तो रिएक्शन क्या करेगी? टेम्परेचर कम करने की ट्राई करेगी। टेम्परेचर कम कब होगा? रिवर्स में आओगे तो। रिवर्स में आओगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अगर वैसे ही बोले कि मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया? कम कर दिया। टेम्परेचर कम कर दिया मतलब ये हीट भी क्या होगी? कम रिलीज होगी। तो लॉस एटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। टेम्परेचर कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। और फिर हम अगर के निकाले तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो के टी डिक्रीज हुआ तो के क्या हुआ? इंक्रीज। समझ में आया? पक्का? ओके। टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द रेट्स ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी को भी अफेक्ट करेगा एज वेल एज रेट्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब टाइम को भी। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब जो इक्विलिब्रियम 5 घंटे में रीच होने वाला था वो शायद 10 मिनट में रीच हो जाए टेम्परेचर की वजह से। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि रेट्स भी, रेट टाइम पीरियड वो भी चेंज होगा टेम्परेचर के। इक्विलिब्रियम तो चेंज हो ही जाएगा टेम्परेचर में उंगली की तो, बट रेट ऑफ द रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट गिवन है, वी विल सी दैट। वो तो बाद में, पहले इतना पढ़ लेते हैं। ओके, सो वापस ये कौन सी रिएक्शन है? कौन से अंकल ने दी थी? साइंटिस्ट का नाम? ये जो रिएक्शन है वो साइंटिस्ट का नाम? नहीं, उसका तो थियरम है। ये वो दो क्या वो है? प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। अरे कितनी बार हमने यूज किया ये इक्वेशन। किसने दी थी? हाँ, किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि N2 और H2 को मिला दो और तुम्हें एमोनिया मिल जाएगा? वो दो? कोई दो नहीं, एक। हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस। पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुंच गए और तुम अभी भी वही याद रखो, पढ़ाई करो अच्छे से। सो हेबर प्रोसेस, हेबर ने ये प्रोसेस की थी N2 plus H2 that will give एमोनिया। अब एमोनिया यहाँ पे हीट प्लस हीट माइनस ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ओके, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि प्लस हीट, यहाँ पे डेल्टा नहीं किया है कि हीट कहाँ जा रही है कहाँ, हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन पता चलेगा कैसे? डेल्टा एच की वैल्यू देख के। अभी डेल्टा एच क्या है? माइनस। माइनस मतलब हीट रिलीज हो रही है, मतलब फॉरवर्ड में हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ऐसा। तो is an exothermic process according to the Le Chatelier principle, raising the temperature shift the equilibrium to the left and decrease the equilibrium concentration of the ammonia. In other words, low temperature is favorable for high yield of ammonia. ये अभी जनरल है, लेकिन यहाँ तक समझ गए? ये जो हमने डिस्कस किया वही है। अब ये एमोनिया का थोड़ा और डिटेल में, जैसे हमने इसके पहले भी एमोनिया के बारे में हेबर नहीं दी थी और यही चैप्टर में डिस्कस किया था कि लैक्स ऑफ टन प्रोड्यूस होता है हर साल पूरे वर्ल्ड में एमोनिया। क्यों? बिकॉज ऑफ
फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का मेन इंग्रेडिएंट एमोनिया है। ओके, सो इसीलिए लैक्स एंड लैक्स ऑफ टन बनता है। तो दैट्स वाई हम ये प्रोसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बार बार इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो तो उसी के लिए थोड़ी अदर इंफॉर्मेशन है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हाई यील्ड ऑफ एमोनिया, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, लो टेम्परेचर प्रेफरेबल है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये टेम्परेचर, ये कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहा है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करवा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कम करने के लिए रिएक्शन ट्राई करेगी। टेम्परेचर कम कब होगा, रिवर्स डायरेक्शन होगा, तुम्हारा तो एमोनिया खत्म होता जाएगा। तुम्हें तो एमोनिया चाहिए, तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं, तुम क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे। तो टेम्परेचर कम किया इसलिए लॉस एटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर बढ़े उस डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ा, ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन टेम्परेचर बढ़ा तो एमोनिया जो के की वैल्यू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, सो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो फॉरवर्ड में एमोनिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वही तो चाहिए हमें, तो हम टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे नहीं, टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर को कम करेंगे इसीलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ती जाएगी और हमें एमोनिया मिलता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन में भी हमने यही एग्जांपल लिया था कि ये हो रहा है और फिर तुम प्रोडक्ट में से एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो, तो वो तुम जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की ट्राई करेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। ओके, सेम ही चीज है, लेकिन हम जो चेंज कर रहे हैं वो अलग अलग, वहां कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली हमने समझ लिया कि लो टेम्परेचर जो होगा दैट इज फेवरेबल फॉर दिस प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। तो फिर मैं बोलूं सर 0 डिग्री पे कर देते हैं, इतना लो करते हैं कि भर भर के एमोनिया बने, लेकिन रिएक्शन ही नहीं होगा। ये गैस है और ये गैस है, तो जैसे जैसे तुम लो टेम्परेचर करते जाओगे वो गैस लिक्विड में आ जाएगा, और लो करते जाओगे तो वो गैस सॉलिड भी बन जाएगा, तो फिर रिएक्शन ही नहीं करेगा ना। समझ में आया? तो लो टेम्परेचर फेवरेबल है, दैट डज नॉट मीन कि तुम भाई लो करते ही जाओ। ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, ओके, तब जाके उन्होंने बोला कि भाई ये दिस इज द परफेक्ट टेम्परेचर, से 200 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट, लाइक दैट उन्होंने बताया। ओके, सो बट प्रैक्टिकली वेरी लो टेम्परेचर्स स्लो डाउन द रिएक्शन, वही चीज कि और हमने कम किया, टेम्परेचर कम किया, तो वो तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, और रिएक्शन करेंगे भी तो बहुत ज्यादा टाइम लेकर करेंगे। मतलब जो एमोनिया बन रहा था 1 घंटे में, वही एमोनिया बनने के लिए 10 घंटे लग जाएंगे। टेम्परेचर कम है, शायद ज्यादा क्वांटिटी में भी बने, लेकिन बहुत टाइम लेगा। वही तो नहीं है हमारे पास। ओके, मतलब कि हम तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं, तो यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है बट ज्यादा टाइम में मिल रहा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन कर दोगे तो इसीलिए बहुत ज्यादा डाउन नहीं करना है, क्योंकि रिएक्शन का रेट भी स्लो डाउन हो रहा है, एंड thus a catalyst is used। तो इसीलिए ये रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, कैटालिस्ट यूज करते हैं। कैटालिस्ट यूज करने की वजह से क्या होगा कि पर्टिकुलरली रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये कैटालिस्ट समझा दूं, बट आई थिंक कैटालिस्ट है ही, यस है, तो फिर वही समझाऊंगा। हाँ यस, तो फिर मैं उसी में समझाऊंगा। समझ में आ गया? ओके, तो वही चीज है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो अभी हमने पढ़ा, उसी का एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब कुछ नया नहीं है, यही कंसेप्ट पढ़ना है फिर से। ओके चलो, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एन इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग NO2 गैस ब्राउन इन कलर। भाई NO2 गैस कौन से कलर का होता है, याद रखना, ब्राउन इन कलर, which dimerizes into N2O4 गैस कलरलेस। मतलब के NO2 में से, मतलब डाइमराइजेस मतलब के टूट जाता है, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में जो बोलते हैं डीकंपोजिशन, वैसे। ओके, तो NO2 में से क्या बन जाता है, N2O4 बन जाता है। ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, लेकिन ये कलरलेस है। हाँ, ये कलरलेस है एंड दिस इज ब्राउन इन कलर। ओके, नाउ ये हमारे रिएक्शन, अरे लिखी है, क्यों लिखा मैंने, अच्छा ठीक है।
So this is the, और delta H is minus 57.2 kilojoule per mole. Now you tell me this is endothermic process or exothermic process? Sure. एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है क्योंकि माइनस एच है. ओके. NO2 gas prepared by the addition of copper turning to the concentrated HNO3 is collected. फिर से देखो, NO2 gas prepared by addition of copper turnings to concentration HNO3, concentrated HNO3 is collected into 5 ml test tubes, ensuring the same intensity of the color of gas in each tube, and stopper sealed with the एरेल्डाइट. ओके, एरेल्डाइट मतलब एक एडहेसिव है. एरेल्डाइट मतलब एडहेसिव. एडहेसिव मतलब से सिंपल लैंग्वेज में फेविकॉल. तो इससे चिपका दिया तो सो दैट वो बंद, मतलब कहीं से निकले ना, एयर भी ना निकले, उतना टाइट ऐसे. सो वो मतलब कहना क्या चाह रहा है, पढ़ लेते हैं फिर मैं तुम्हें पूरा समझा देता हूँ. सो आगे पढ़ते हैं. Both the test tubes are placed in beaker 2 for 8 to 10 minutes. तो देखो यहाँ पर beaker filled with the freezing mixture, मतलब पहले beaker 2 में रखा है water at room temperature 298, मतलब कितना 27 डिग्री सेल्सियस पे रखी है. ये ब्राउन इन कलर है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब इसमें ज्यादातर हमें ब्राउन दिख रहा है. तो मतलब एट इक्विलिब्रियम N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या NO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एट इक्विलिब्रियम? क्यों? कलर ब्राउन. तो ब्राउन तो NO2 का है. हाँ तो तो NO2 का कलर ब्राउन है और N2O4 का कलरलेस है, और हमें इक्विलिब्रियम पे अगर ऐसा दिख रहा है कलर तो ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन कलर. दैट मींस के NO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है. ओके, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने. ओके, और नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी था उसमें रख दिया. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो एट लो टेम्परेचर्स इन बीकर 1, बीकर 1 में लो टेम्परेचर है 270 केल्विन. ओके, 270 मतलब कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस. ओके, और यहाँ पर है 363 केल्विन, मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर तुम 27 डिग्री सेल्सियस पे हो, 27 पे से यहाँ पर आइस है. ओके, -3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर है 90 डिग्री सेल्सियस का पानी, गर्म पानी है. ओके, अब क्या कर रहे हैं देखो. एट लो टेम्परेचर in beaker 1 the forward reaction of formation of N2O4 is preferred as the reaction is exothermic and thus intensity of the brown color due to NO2 decreases. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो समझाता हूँ. क्या है ये जो ब्राउन कलर है, मतलब ये जो 2 टेस्ट ट्यूब है उसमें से मैंने एक निकाल के इसके बीकर 1 में डाल दिया. बीकर 1 में डाल दिया मतलब ये तो रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया था, और मैंने बीकर 1 में डाला. बीकर 1 में तो भाई -3 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, मतलब मैंने क्या किया, टेम्परेचर डाउन किया. टेम्परेचर डाउन किया है. कौन सी प्रोसेस ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. डेल्टा H इज नेगेटिव. ओके, सो ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ओके, और मैंने टेम्परेचर क्या किया, डाउन किया, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो, क्योंकि मैंने डाउन किया ना. तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो. टेम्परेचर इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? श्योर चिराग? ये रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? नहीं, फॉरवर्ड में ही होगा, क्योंकि डेल्टा H हमें मिल रहा है ना, हीट रिलीज हो रही है यहां पर. ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हीट रिलीज होगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो फॉरवर्ड में टेम्परेचर, जैसे वो लास्ट एग्जांपल देखा था, सेम ही एग्जांपल है. ओके, अगर दिस साइड हीट की वैल्यू प्लस होती तो चेंज हो जाता डेल्टा H की वैल्यू. डेल्टा H की वैल्यू वही है, नेगेटिव. ओके, दैट मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो वही तो करना है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन किया तो रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने की ट्राई करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो अब क्या ज्यादा हो जाएगा, N2O4 ज्यादा हो जाएगा या NO2 ज्यादा हो जाएगा? N2O4 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में आगे बढ़ रही है. तो अगर N2O4 ज्यादा हो गया और उसके कलर क्या है, कलरलेस, तो ये ब्राउन कलर था और ये कलरलेस बन गया. वही बोल रहे थे सेंटेंस में
कि जैसे ही हमने यहाँ से उठा के यहाँ डाला तो ये ब्राउन कलर वाला क्या हो गया, कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हो गया? क्योंकि इक्विलिब्रियम जो रीच था उसमें NO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और N2O4 का कम था। जैसे ही हमने यहां रखा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज किया मतलब हमने उंगली की इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। लॉ एटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अब इक्विलिब्रियम फिर से आएगा। इक्विलिब्रियम फिर से आने के लिए लॉ एटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने जो किया उससे ऑपोजिट होगा। तो हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक होती तो रिवर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक है इसलिए फॉरवर्ड में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। फॉरवर्ड में रिएक्शन आगे बढ़ी तो N2O4 ज्यादा बनेगा और N2O4 ज्यादा बना तो N2O4 का कलर है कलरलेस, इसलिए ये कलरलेस। अब ये दो थी ना, एक को उठा के यहाँ डाल दो यार। ओके, तो क्या किया हमने, टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया, लॉस एट्रेल बोलेगा टेम्परेचर को कम करो। टेम्परेचर कम करने के लिए ये एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, बैकवर्ड में रिवर्स में आगे बढ़ रहा है तो NO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा और N2O4 का कम। अभी NO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये जितना ब्राउन कलर था उससे भी ज्यादा ब्राउन कलर यहाँ पर आ जाएगा। बस खत्म। हाँ, रहेगा इक्विलिब्रियम में। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो हमने क्या बोला कि ये थोड़ा बहुत ब्राउन दिख रहा है, मतलब कि ये ज्यादा है और ये कम है, लेकिन ये तो और ज्यादा ब्राउन हो गया, मतलब कि ये बहुत ज्यादा है। मतलब ये वाली कंडीशन में NO2 का, सपोज NO2 है हमारे पास से 60% और N2O4 है हमारे पास 40%। ये बीच वाली कंडीशन में 60% 40%, 60 ज्यादा है इसलिए थोड़ा ब्राउन जैसा दिख रहा है। अब यहां पर आके रीच हो रहा है तो NO2 का कॉन्सेंट्रेशन सपोज हो गया 70% और N2O4 का हो गया से 30%। तो भाई ज्यादा ही ब्राउन हो जाएगा ना, NO2 का तो ब्राउन कलर है। और वो साइड जाने के, वहां चले गए थे हम ठंडे में। ओके, सो ठंडे में चले गए तब NO2 का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इससे उल्टा समझ लो। सो कलरलेस होने वाला है तो ये हो गया 30% और N2O4 हो गया कितना, 70% और N2O4 कलरलेस है इसलिए वो ऑलमोस्ट कलरलेस जैसा हो गया। While in Beaker 3 the high temperature favors the reverse reaction. Okay. Formation of NO2 thus okay, चलो understood. Next example for the same activity, मतलब for the same concept. Effect of temperature can also be seen in the endothermic. अब तक हमने क्या देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि हीट यहाँ रिलीज हो रही है और डेल्टा एच शुड बी गिवन, बट इन्होंने नहीं बोला है, इन्होंने सिर्फ वर्डिंग में बोल दिया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अदरवाइज डेल्टा एच देते और डेल्टा एच क्या होता, पॉजिटिव होता। ओके, तो मतलब एंडोथर्मिक। So COH2O6 plus 3 plus 4 HCl that will give COCl4 plus 6H2O, that's it. ये जो हमारा कंपाउंड है वो पिंक कलर का है, क्लोरीन कलरलेस है और COCl4 कोबाल्ट क्लोराइड जैसे टाइप का है, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड नहीं है बट वैसा ही जो कंपाउंड है दैट इज इन ब्लू इन कलर। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमने क्या किया वो बताया है, एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू। भाई रूम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया और जो मिक्सचर है सारे के सारे एक्वियस और लिक्विड है। ओके, तो वो ब्लू कलर का है, मतलब कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट का ही ब्लू कलर है। ओके, देन ड्यू टू दिस व्हेन कूल्ड इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, मतलब अब हम ठंडा कर रहे हैं उसको, हमने ठंडा किया, लस एटरल आएगा, ए रुको कहां जा रहे हो, गरम करो उसको, गरम करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता था। तो एंडोथर्मिक में बैकवर्ड में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अभी हमने टेम्परेचर डाउन किया, अभी टेम्परेचर बढ़ाना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना है ना हमें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ी। देन द कलर ऑफ द मिक्सचर टर्न्स पिंक ड्यू टू दिस, तो बैकवर्ड आगे बढ़ी तो वापस ये ज्यादा बन जाएगा और ये ज्यादा बना तो ये पिंक कलर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? कंसेप्ट तुम अच्छे से समझ रहे हो एज फार एज आई नो, ओके, एंड आई कैन सी।
बट एट द सेम टाइम तुम्हें रट्टा भी मारना पड़ेगा। ओके, इक्वेशंस और वो सब तुम्हें याद रखना है। कंसेप्ट समझ गए दैट इज वेरी गुड। ओके, बट और कंसेप्ट समझ गए तो जरूर नहीं है कि तुम हर बार यही लिखो। मतलब हेबर इतनी बार यूज किया, इतनी बार यूज किया, तो हेबर को ही रट्टा मार लो। कोई भी कंसेप्ट आए मतलब तुम वहां भी हेबर लगा दो। फिर ये तो एंडोथर्मिक का रिएक्शन है तो यहाँ पर तो ये दिखाना पड़ेगा। बट मेजरली जब भी एक्सोथर्मिक आए, हीट रिलीज हो रहा हो, इक्विलिब्रियम बताना हो, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दिखाना हो, प्रेशर का चेंज दिखाना हो, सब जगह हेबर 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 डाल दो। बट दैट डज नॉट मीन वो तुम्हारा बोर्ड में चल सकता है वैसी प्रिपरेशन, बट जेडबलई नीट के लिए तो सब कुछ ही करना है। एक छोटा सा वर्ड भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हें बोल देंगे डायरेक्टली COH2O6+3 का कलर बताओ, बोलेंगे पिंक, वो भी पता होना चाहिए। दैट मच डीप प्रिपरेशन जेडबलई नीट में करनी पड़ेगी, तब जाके एटलीस्ट यू कैन होप फॉर से योर रैंक इन दी डिस्ट्रिक्ट। ओके, उतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और गोल बड़ा रखो। जो कसर 10th में रह गई है उसको 12th में पूरी करने का एम रखो। इट्स नॉट लाइक कि भाई हाँ 10th में अच्छे से मतलब अबव एवरेज पास हो गए तो 12th में भी अबव एवरेज पास हो जाएंगे। अबव एवरेज है तो अबव एवरेज ही रहेंगे भाई। गोल ऐसे थोड़ा हायर बनाओ कि सोचने से ही लगे ये तो नहीं हो पाएगा, और वो जो नहीं हो पाएगा वो लग रहा है वो करके दिखाओ तो मानेंगे कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। जो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मतलब इतना तो हमने कभी किया नहीं है, और भी तुम एक बार करो यार ऐसे। मतलब सोचो कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुमने क्रिकेट में कभी सेंचुरी नहीं मारी और तुमने कभी एक वो बड़े ग्राउंड में 6 नहीं मारा, तो पहली 6 मारने के बाद जो फीलिंग आती है ना, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ओके, वैसे कोई भी चीज हो, तुम कभी स्टेज पे ना गए हो और पहली बार स्टेज पे जा रहे हो, थोड़े हड़बड़ा गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद अच्छा परफॉर्म दे दिया और अच्छा हो गया और सब तालियां मार रहे, फिर दूसरी बार तुम्हें बुलाया नहीं और हाँ मैं आऊंगा मैं आऊंगी मैं आऊंगा और जा रहे हो, दैट कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। और फिर तुम एंथुजियास्टिक हो जाओगे, अरे बहुत मजा है, बहुत मजा है, स्कूल में टॉप मार दिया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप मार दिया, लाइक दैट। कंपटीशन थोड़ी नेक्स्ट लेवल की रखनी चाहिए। हम जो लेवल पे है उसी लेवल पे कंपटीशन करेंगे तो उन लोगों में टॉप कर लेंगे। सोचो कि हमारे अपर लेवल पे जो है उनके साथ टॉप करना है, उनके साथ कम्पीट करना है, तो वहां कॉम्पीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली इनसे तो आगे ही हो जाओगे जो लेवल पे है। हम किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे नहीं है, बट कहने का मीनिंग है कि मार्क्स भी लाने हैं हम। तो कंसेप्ट तो अच्छे से समझ लो। देखो इंडस्ट्री में कंसेप्ट काम आएंगे, जब तुम जॉब करोगे या तुम आगे पढ़ाई करोगे, कॉलेज में पढ़ाई करोगे, सब जगह कंसेप्ट काम आएगा। जेडबलई नीट में भी कंसेप्ट काम आएगा, कंसेप्ट से पूछेंगे। ओके, बट जहां रटना है वहां तो रटना ही है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट थियरी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। वहाँ पे वो है ना, क्या है ये क्रॉस के बगल वाला साइन, ये वो मेरे को यहाँ पे इक्वेशन होगी इक्विलिब्रियम की वैसी लगी, और आपने ऊपर का ये कैसे नीचे आ गया साथ में? वो आता है इक्विलिब्रियम, ये नहीं पता चलता ये यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है। इक्वेशन होगी आपने एकदम ये क्या कर दिया सही है। अच्छा चलो, सो हमने फैक्टर्स देख लिए 3, पहला कंसंट्रेशन, देन प्रेशर एंड देन टेम्परेचर, एंड नाउ हम देखने वाले हैं और कलर तो उसमें ही आ गया कि कलर भी चेंज हो जाता है, दैट अंदर ही आ गया। कंसंट्रेशन से भी कलर चेंज होगा और से टेम्परेचर करेंगे तो भी मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कुछ भी चेंज करो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम फिर से जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो कलर का भी इफेक्ट, कलर का इफेक्ट नहीं है लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। ओके, बाय टेम्परेचर, प्रेशर और से कैटालिस्ट, कंसंट्रेशन। ओके, तो अब 4th वन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ओके, कैटालिस्ट की इफेक्ट देखते हैं। मेरे सर ने जो ट्रिक सिखाई थी वो बता रहे हूँ। सपोज ऐसा समझो, एक स्टोरी बताता हूँ कि हमारे पास ये ऐसे माउंटेन है। ओके, तुम सब लोग यहाँ पर हो, पिकनिक पे आए हो। ओके, और यहाँ पर तुम्हें जाना है, यहाँ पर एक टेम्पल है, जय शिव शंभू। यहाँ पर एक टेम्पल है, ये घर बना रहा था मैं। ओके, यहाँ पर एक टेम्पल है, वहाँ पर तुम्हें ऐसे जाना है। ओके, तो तुम लोग आए और सब जगह से चढ़ के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। ओके,
अब यहाँ पर जब पहुंचे, तुम सब लोग पहुंचे, तो तुम्हें यहाँ पर एक गोपाल मिला। गोपाल मतलब लड़का। लड़का, मतलब जो गैया चराता है वो। हाँ। ओके, गोवाड़ जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में ग्वाला। नोमेड, ग्वाला, ग्वाला। ग्वाला। ओके, सो वो मिला। तो बोल रहे कहाँ जा रहे हो? तो बोल रहे हैं वो साइड, पहाड़ के उस साइड जो मंदिर है ना वो। तो कहाँ जा रहे हैं? तो बोले बस अभी इतना चढ़ लिए हैं और चढ़ेंगे। अरे थक जाओगे, पागल हो क्या? मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे रास्ता है, वो आगे जाके यहाँ चला जाएगा। तो क्या बात कर रहे हो? सही में ये लोग मतलब थोड़े आलसी थे जो यहाँ से पूछ रहे थे, वो जानबूझ के कि कुछ है दूसरा कोई रास्ता, ये वो इतना सब कुछ चढ़ना पड़ेगा। ओके, लाइक दैट। तो मेजरली तो यहाँ चले गए, ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन जो 3-4 बच्चे स्टूडेंट थोड़े एडवेंचरियस थे और कुछ नया करना था और आलसी भी थे, ओके सब कुछ, तो वो लोग बोले, उनको गोपाल की बात सुन के कहाँ चले गए, चलो शॉर्टकट में बोला है तो जाते हैं भाई, हमसे ज्यादा तो वो जगह को जानते हैं, तो पता ही होगा उनको। तो वो गए 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 करके पहुंच गए मंदिर। ओके, अब ऑब्वियस है उन लोग ने मंदिर गए, पूजा वूजा कर ली, आराम से बैठे हुए हैं, तब जाके तो ये लोग रीच हो रहे हैं। समझ में आ गई स्टोरी? तो ये जो यहाँ से ये सब लोग जब जा रहे थे, तो वो सब लोग थे रिएक्टेंट। ये हमारी जर्नी है। जर्नी मतलब यहाँ से जर्नी स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट में सब लोग जो जा रहे हैं वो है रिएक्टेंट। और ये जो हमारी एंडिंग पॉइंट है, वहां पे सब लोग जो पहुंच जाएंगे, जब पहुंच जाएंगे तब वो हो जाएंगे प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? और जिसने ये शॉर्टकट वाला रास्ता दिखा दिया, दैट इज द कैटलिस्ट। ये जो गोपाल है, ओके, दैट गोपाल इज व्हाट? कैटलिस्ट। तो क्या इफेक्ट ऑफ सो ये गोपाल क्या उन लोग के साथ मंदिर गया? नहीं। नहीं गया, मतलब वो प्रोडक्ट के साथ नहीं गया। क्या वो रिएक्टेंट कहाँ से स्टार्ट किया, उससे कुछ लेना देना है? नहीं, वो बीच में आया, अलग कर दिया, आया, अपना काम किया, इंफॉर्मेशन दी जो भी, और पर्टिकुलर उसकी इंफॉर्मेशन जिसने सुनी उसका टाइम पीरियड कम कर दिया उन्होंने। कि भाई सपोज मान लो यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो इन लोग को इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये जो यहाँ से निकल गए वो लोग ऐसे फटाक करके इक्विलिब्रियम, मतलब 5 घंटे का इक्विलिब्रियम 1 घंटे में कैलकुलेट कर देंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द कैटालिस्ट। अंडरस्टूड? इतना ही रोल है उसका। That's it. चलो अब थियरी पे आ जाते हैं। अब कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट। अब ये स्टोरी याद रहेगी ना, तो अब कैटालिस्ट भूलोगे ही नहीं तुम। ओके, सो फिर हर टॉपिक में मैं ऐसी स्टोरी बनाऊंगा तो पढ़ने में तो बहुत मजा आएगी, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। सो दैट यू हैव टू डू। ओके, बीच बीच में मैं ऐसा बता दूं तुम्हें, सो एटलीस्ट तुम्हें याद आ जाए कि हाँ रे ऐसी सारी ट्रिक्स है, हम क्यों फोकट का ज्यादा रट्टा क्यों मार रहे हैं, मतलब ओके रट्टा मारे भी तो ऐसे समझ के रट्टा मारे कि तुरंत याद रह जाए। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना मतलब 15 बार 50 बार पढ़ लो तो याद रह जाएगा। हाँ वो तो याद रह जाएगा भाई, फिर भूल भी जाओगे। तो इससे अच्छा है कोई ट्रिक्स के साथ याद रखो। ओके चलो, a catalyst increases the rate of the chemical reaction by making available a new low energy pathway। भाई ये low energy pathway था, न्यू नया रास्ता जहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, कम यूज होगी। सो न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट्स, नया रास्ता दिखा दिया। It increases the rate of forward and reverse reactions that pass through the same transition state and does not affect the equilibrium। भाई equilibrium does not affect the equilibrium मतलब rate of reaction को affect करता है, but जो हमारा equilibrium है that is product divided by reactant, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ जितने पहुंचने वाले थे वो पहुंचेंगे, जितने स्टार्ट किया उसने स्टार्ट हो। चेंज क्या कर दिया उसने, रेट चेंज कर दिया कि भाई कोई 10 घंटे में पहुंचने वाला था, ऊपर से गए तो 10 घंटे में, लेकिन गोपाल की बात सुनी तो 5 घंटे में काम खत्म। ओके सो रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट, ओके सेम ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या भाई, लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉलिड होगा, कोई चीज में चेंज आने वाला नहीं है, सिर्फ किस में चेंज आएगा, टाइम रेट में। ओके so catalyst lowers the activation energy for the forward and reverse reactions by exactly the same amount। क्या करता है याद रखना, ये catalyst lowers the activation energy,
तो इसके लिए 12th में हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन तुम्हें अभी समझ में इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि समझो कि यहाँ ग्राउंड लेवल से ये जो कई लोग ऊपर पूरा चढ़ के जा रहे थे तो ये उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये लोग जो यहाँ से गए बीच वाले रास्ते पे से ये उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटालिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, लो कर दिया और खत्म कर दी प्रोसेस। ओके, तो वही है ये, अब याद रह जाएगा कैटालिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। अभी के लिए इतना ही याद रखो, 12th में बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ना है हमें एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, सो अभी के लिए कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक मार्क में याद पूछा जाए तो लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट। भाई फॉरवर्ड में भी अब यही रास्ते से और बैकवर्ड में भी यही रास्ते से, ओके, तो सेम अमाउंट में वो कम कर देगा। कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, अफेक्ट नहीं करेगा। इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। भाई ये जो एक्सप्रेशन है उसमें भी नहीं आएगा, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें भी हम तो लिखते हैं ऊपर कैटालिस्ट, ओके, बट नॉट इन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसको ऊपर एरो पे लिखते हैं हम। So let us consider the formation of ammonia from the dinitrogen and dihydrogen. कौन सी रिएक्शन है ये? अमोनिया। किसने दी थी? हमारे उसने दी थी है So which is highly exothermic reaction and proceeds with the decrease in the total number of moles formed as compared to the reactants. Equilibrium constant decreases with the increase in temperature. At low temperature rate decreases and it takes long time to reach at equilibrium, whereas high temperature gives satisfactory rates but poor yields. ये तो हमने पढ़ लिया क्या, अभी तो पढ़ा लास्ट थियरी में कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होने में जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा, बैकवर्ड में, क्योंकि वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बैकवर्ड हुआ तो एमोनिया तो कम होगा, मुझे तो एमोनिया ज्यादा चाहिए, तो हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने की ट्राई करेगा रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज के लिए वो फॉरवर्ड में आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर और एमोनिया मिलता जाएगा, लेकिन हम ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर क्या कम हो जाता है, हमारा वो जो कलरलेस हो जाता है, वो नहीं, कम क्या हो जाता था, हेबर प्रोसेस में एमोनिया, अभी जो हमने देखा तो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहे, बैकवर्ड जा रही थी तो एमोनिया कम हो रहा था, तो हमने बोला कि फॉरवर्ड में ही जाएंगे, फॉरवर्ड में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। कहाँ? हाँ पढ़ो, नहीं तुम ही टेस्ट दो ना, हाँ बाद में। रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। मैंने नहीं बोला कि हम जो बोले ऐसा नहीं कि भाई लोअर द टेम्परेचर तो फिर वो तो लिक्विड और सॉलिड बन गए, रिएक्शन ही नहीं कर रहे। समझ में आया? हमने सेंटेंस पढ़ा ना कि भाई ज्यादा लोअर भी कर सकते नहीं है, फेवरेबल लो टेम्परेचर है लेकिन ज्यादा लो कर सकते नहीं है, तो ज्यादा लो नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर रखे और से हाई टेम्परेचर रखे तो यील्ड कम मिलता है, लो टेम्परेचर रखे तो यील्ड ज्यादा मिलता है लेकिन टाइम ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे और कैटालिस्ट यूज करेंगे सो दैट जो टाइम ज्यादा लग रहा था वो कम लगे, एज वेल एज लो टेम्परेचर है तो हमारा यील्ड हमें अच्छा खासा मिले। तो ये क्या हो गया कि whereas high temperature gives satisfactory rate but poor yields। तो अब हमने क्या बोला, जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हेबर discovered that a catalyst consisting of आयरन का कैटालाइज यूज करेंगे हम, मतलब आयरन कैटालिस्ट यूज करेंगे टू ऑकर एट satisfactory rate, whereas the equilibrium constant is reasonable favorable since the number of moles formed in the reaction is less than those of the reactants। रिएक्टेंट से नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ना N2 प्लस से थ्राइस H2 that will give twice ammonia। ओके, तो यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे कितने हैं, 3 and 1, कितने हो गए 4। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, is less than those of the reactants। The yield of ammonia can be improved by increasing the pressure। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे,
तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। अंडरस्टूड? हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन लॉस एटॉम के अकॉर्डिंगली प्रेशर डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तब, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कब होंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। देख ही सकते हैं हम 4 to 2 जा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ती जाएगी। जैसे ही आगे बढ़ती गई हमें एमोनिया मिलता गया, तो प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं हम। और दूसरा, आयन का कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सिंथेसाइज ऑफ अमोनिया यूजिंग कैटालिस्ट आर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर, हमने बोला ना प्रेशर इंक्रीज करो, तो हमने 1 एटमॉस्फेयर से कितने एटमॉस्फेयर कर दिया? अभी कितना एटमॉस्फेयर है? 1 यहाँ पर, तो उससे क्या कर दिया? 200 एटमॉस्फेयर। ओके, और अभी कितना टेम्परेचर है? से 25 डिग्री सेल्सियस, उससे कितना कर दिया? 500 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तो फास्ट हो रही थी। ओके, बट यील्ड कम मिल रहा था। लेकिन ये 500 इनफ टेम्परेचर है, अगर 500 से डाउन गए तो वो अच्छे से रिएक्ट कर सकेंगे नहीं। ओके, और कैटालिस्ट भी यूज कर लिया है हमने। अंडरस्टूड? तो याद रखना, हेबर में 200 एटमॉस्फेयर, 500 डिग्री सेल्सियस में 500 डिग्री सेल्सियस एंड आवर कैटालिस्ट Fe आयन। अंडरस्टूड? So that is the Haber process and catalyst का डिस्कशन। हाँ चलो, સર મેં કર્યું છે તો લેસન નંબર 8 નું પેલું જે ટેબલ છે તે ને પાછળ સમરી આપેલી છે તે બધું યાદ છે તો દેખા દો। એવું નહીં બતાવ્યો તો પેલો મેથ્સ નું ટેસ્ટ બાકી છે ને 1 to 7 નો। 1 to 7 નહીં, 1 to 7 ખતમ થઈ ગયો। પણ એ રીટેસ્ટ છે તારો? લેટેસ્ટ છે પણ તમે લેટેસ્ટ નું કઈ લીધેલું? મારું બાકી છે 8 to 15 નું। So 8 to 15 નો ટેસ્ટ, હા શું કહે છે તું? हाँ तो 8 to 15 નો આખો ફોર્મ્યુલા નામ છે તો મેં એક પછી ફોર્મ્યુલા દીધું એટલે કયા ફોર્મ્યુલા નામ છે? એટલે પેલું જે ટેબલ ટ્રિગ્નોમેટ્રીનું તે પછી પેલું સ્ટેટિસ્ટિકનું મીન વેલ્યુનું 15 નું પ્રોબેબિલિટી પછી શું કહેવાય સરફેસ એરિયા લેસન નંબર 12 ને 10 નંબર થિયરમ્સ તે બધું યાદ છે? હો સારું લખી। કઈ ટેસ્ટની નોટબુકમાં લખે છે? હો ટેસ્ટ નામ ઉપર ને આ કઈ નોટબુક છે? આ પેલી 10 ટાઈપ્સ સારું તો લખવાનું। ચાલો ફટાફટ 5-7। हाँ चलो, सिमिलरली इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब हम एमोनिया तो बना लिए, अब क्या बना रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो SO2O2 दैट विल गिव SO3। ओके, अभी नहीं बना है, अभी तो SO3 बना है। Kc उसका आ रहा है इतना। ओके, दो द वैल्यू ऑफ K इज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, मतलब सजेस्टिव दैट द रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीशन। कैसे बोला ये सेंटेंस बताओ? दो द वैल्यू ऑफ K इज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन। कैसे K की वैल्यू देख के क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई अबाउट टू कंप्लीट है रिएक्शन? क्यों कम आए? हाँ, ये बोल रहे हैं दो द वैल्यू ऑफ K इज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन। कैसे सजेस्ट कर रहा है? वैल्यू ऑफ K ये है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि भाई खत्म होने की ट्राई कर रही है रिएक्शन? रिएक्शन खत्म होने की ट्राई करें इक्विलिब्रियम पे आने। नहीं, इक्विलिब्रियम में आने की नहीं, तो? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर तो है, बट रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीशन मतलब रिएक्टेंट खत्म होने वाले हैं। ऐसे ज्यादातर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन जा रहा है। ओ यार, तुम लोग रिवाइज करो, चैप्टर पढ़ते रहो साथ साथ में, अभी तो एग्जाम देके आए थे। आज से शुरू होगा। हाँ तो करो फटाफट। तो तो हमने बोला था कि K की वैल्यू जब 10⁻³ से ज्यादा हो, हाँ हाँ ओके, सो K की वैल्यू जब 10⁻³ से ज्यादा हो, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ज्यादा बन रहा है
तो ज्यादा यूज होगा तभी तो ज्यादा बनेगा। और K की वैल्यू अगर 10⁻³ से कम हो, दैट मीन्स के प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है। बहुत कम बन रहा है मतलब रिएक्टेंट बहुत कम यूज हो रहा है। तो हमारा तो 10⁻³ से बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। बहुत ज्यादा बनने के लिए रिएक्टेंट बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज हो गया तो अबाउट टू कंप्लीट, खत्म हो जाएगा भाई। ओके, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो पता होने चाहिए। बट प्रैक्टिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इज वेरी स्लो। लेकिन SO2 टू SO3 बनने की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, क्योंकि देखो हमारे एटमॉस्फेयर में भी SO2 होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में O2 भी है, फिर भी SO3 इतना जल्दी बनता नहीं है, टेक्स टाइम। ओके, thus the platinum और डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड, याद रख लेना V2O5, ये पूछा जाता है 1 मार्क में। ओके, अब मैं हर बार नहीं बोलूंगा JEE नीट और बोर्ड, पूछा जाता है मतलब पूछा जाता है, समझ जाना है JEE नीट और बोर्ड में भी। ओके, तो V2O5 इंपॉर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड और से SO2 का SO3 में कन्वर्जन करेंगे तब, और से फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो V2O5, दैट इज डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, V2O5 और से प्लेटिनम इज यूज्ड टू कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे बोला कि SO2 में से SO3 बहुत स्लो बनता है, इसलिए बोला फास्ट बनाना है तो कैटालिस्ट यूज कर लो, दैट्स इट। नोट, इफ अ रिएक्शन हैज एन एक्सीडिंगली स्मॉल k, बहुत छोटा k, ये वाला केस, ओके, a catalyst would be a little help। okay, तो हाँ, कि if a reaction has an exceedingly small k, a catalyst would be of little help, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल k है। बहुत ज्यादा स्मॉल k है मतलब क्या, कि भाई प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है। प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है मतलब क्या, रिएक्टेंट यूज ही नहीं हो रहा है भाई। जैसे यहाँ पे अभी हमने बोला टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो मैंने सॉलिड N2 लिया, सॉलिड नाइट्रोजन एंड सॉलिड हाइड्रोजन, बोले चलो एमोनिया बनाओ, वो बोलेंगे बनेंगे ही नहीं, हम सॉलिड है दोनों, रिएक्ट ही नहीं करेंगे पहले तो। ओके, तो वो बनेंगे ही नहीं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब ऐसे कोई भी हो, ये तो मैंने रफली ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बट कहने का मीनिंग ये है कि जो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्शन ना करके प्रोडक्ट कम बना रहा है, मतलब हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि A+B दैट विल गिव C+D, तो ये बहुत कम यूज हुआ है। सपोज 99% तो है ही और ये सिर्फ 1% बन रहा है एट इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, अरे रीच हो गया है तो ये तो देखो C+D, अब इसका k निकालेंगे तो कितना छोटा आएगा, 1/99, कितना छोटा आएगा, 0.01। ओके, मान लो, सो इतना छोटा k आया। ओके, मतलब कि रिएक्टेंट यूज हुआ ही नहीं। तो फिर अब क्या करें, हम कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं सो दैट ये लोग ज्यादा रिएक्शन करें और एटलीस्ट हमें सपोज कुछ ज्यादा प्रोडक्ट भी मिले। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई कैटालिस्ट वुड बी ऑफ लिटिल हेल्प, कि कैटालिस्ट से थोड़ी हेल्प हो जा सकती है। डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। तो भाई ये बहुत ही इजी है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ कहने का मीनिंग क्या है, आयनिक मतलब आयंस आर प्रेजेंट, इक्विलिब्रियम तो चैप्टर ही है हमारा, इन सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें कौन है, आयंस प्रेजेंट है और इक्विलिब्रियम रीच हुआ है, दैट्स इट। और कोई नाम पे से ही थियरी है, कुछ भी नया नहीं है। ओके, सो अंडर द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम you have incidentally come across with the following equilibrium which involves ions। तो ये हमने देखा था। ओके, Fe+3 और पोटेशियम से थायोसाइनाइड FeSCN+2, ये रिएक्शन हमने देखी थी। फिर हमने बोला भी था कॉन्सेंट्रेशन वाला हमें पूछना चाहिए था, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन वाली थियरी में पूछा था। फिर हम इसमें कुछ डालते थे, क्या डालते थे, हाइड्रोजन, नहीं तो रिएक्ट कर रहा है, हाँ मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, अब हम कुछ डालेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम, फिर वापस फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो क्या डालते थे, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया, ऑक्सोलिक एसिड डालते थे सो दैट Fe+3 और ऑक्सोलिक एसिड रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से।
वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, मतलब हमने क्या किया, रिएक्टेंट कम कर दिया। रिएक्टेंट कम किया मतलब रिएक्टेंट बढ़ने की डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। रिएक्टेंट कब बढ़ेगा, रिवर्स में, तो रिवर्स में बढ़ेगा ऐसे। फिर हमने दूसरा भी कुछ ऐड किया था, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, तो वो डालेंगे तो वो इसके साथ रिएक्शन कर देगा, इसके साथ रिएक्शन की तो भी रिवर्स में आगे बढ़ेगा। यार तुम लोग यार पढ़ोगे, अब पढ़ोगे तो अब आज एग्जाम थी, अब पढ़ोगे। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सोलिक एसिड H2C2O4 रिएक्ट्स विद Fe+3 टू फॉर्म स्टेबल, ये आ गया ना पूरा। और वो Hg वाला कहाँ गया, वो भी तो था, ये रहा। एडिशन ऑफ HgCl2 भी HCN के साथ रिएक्ट कर देगा एंड देन रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अंडरस्टूड? पढ़ो ये सब डिटेल्ड में, नहीं तो सिलेबस तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है, हमें भी आगे बढ़ना है। ये कितना, मतलब मैं बैठ बैठ के ये गोपाल और वो सब ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए और बना रहा हूँ। सर ने बस सिखाया था, बट याद करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी याद होगा, मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज पढ़ना पड़ेगा तो याद आ जाएगा। क्या हुआ, हाँ किसी और को पढ़ाया, हाँ चलो कहाँ गए हम, ये सब तो बाकी है। ये हाँ, यस, so equation, there are numerous equilibrium और से equilibria that involve ions only in the following sections we, अब ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे equilibrium हैं जिसमें ions ही ions है। ओके, तो उनके बारे में बात करते हैं। It is well known that the aqueous solution of sugar does not conduct electricity, हमें पता ही है भाई, aqueous solution of sugar होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है। मतलब कि पानी है, उसमें तुमने शुगर डाली और हिला दिया, शुगर डिसॉल्व हो गई। अब तुम बोलोगे कि एक वायर के दो पॉइंट है, बल्ब के साथ कनेक्टेड है, तो एक पॉइंट को सॉल्यूशन में डाला, दूसरों को भी सॉल्यूशन में डाला, तो बल्ब ग्लो होगा नहीं। बट यही एक्सपेरिमेंट तुमने शुगर की जगह सॉल्ट डाला और डिसॉल्व किया और फिर दो पॉइंट डाल दिए, बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्यों? इट कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि जैसे ही तुमने NaCl को पानी में डाला, Na+ अलग, Cl- अलग, एंड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ओके, तो वही चीज हमें देखनी है। However, when common salt sodium chloride is added to water, it conducts electricity. Also, the conductance of electricity increases with an increase in the concentration. हाँ, obviously, जितना ज्यादा नमक डालोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। माइकल फेराडे, नाम याद रख लेना, किसने बोला था? माइकल फेराडे क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दो कैटेगरी में डिवाइड किया है माइकल फेराडे ने। पहली कैटेगरी, वन कैटेगरी ऑफ द सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन and are called electrolytes। पहले को क्या बोलते हैं? Electrolytes, and other do not and are referred as non-electrolytes। भाई दो पार्ट में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे एक्वियस सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ना करे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें रटने की क्या बात है, समझ तो गए। ऐसे ही अपने वर्ड्स में लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, जो भी एक्वियस सॉल्यूशन, वो कौन कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि H2O+ NaCl, तो नमक वाला पानी, तो उसे हम बोलेंगे भाई इट इज इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड शुगर वाला पानी, चीनी, मतलब क्या, वो गुलाब जामुन में क्या आता है? चाशनी। ओके, सो दैट इज शुगर वाला पानी, चाशनी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे भाई ये सॉल्यूशन क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एज सिंपल एज दैट। चलो, हाँ, फेराडे फर्दर क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अच्छा, फेराडे जी ने बहुत स्टडी की है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स ने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो strong electrolytes on the dissolution in water are ionized almost completely, while the weak electrolytes are only partially dissociated।
यस, बहुत सिंपल है, समझा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। देखो ये पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम थोड़ा और डीपली समझने की ट्राई करें, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तो ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा। हमारे पास NaCl है और मैं बोलूँ कि इसको जैसे ही तुमने पानी में डाल दिया तो Na+ और Cl- हो जाएंगे, डन। बट ये जो Na+ और Cl- जैसे मैंने 100% लिया तो 100% कन्वर्ट हो गया। 100 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये 100% लिया तो पानी में सारे के सारे Na+ Cl- अलग अलग हो गए, मतलब ये 100% कन्वर्जन हो गया किसमें, इन दोनों में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई सब कुछ डिसोल्व हो गया, डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट, डिसएसोसिएशन। और दूसरा सपोज HCl लिया मैंने, उसको पानी में डाल दिया तो यहाँ पर भी H+ और Cl- आ रहे हैं, ओके। बट यहां मैंने 100% उसको डाला पानी में तो वो से 95% इनमें कन्वर्ट हुआ और 5% तो भाई HCl बन के ही पानी में है। 5% तो HCl ही है, कहाँ पे, पानी में। हमें तो पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही एक्वियस है, ये भी एक्वियस और ये तो पानी है। समझ में आया? तो ये पूरा कन्वर्ट हो रहा नहीं है, किसमें, आयंस में। और ये पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है, जो पूरा कन्वर्ट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग, जो थोड़ा बहुत रह जाए वो वीक। ये हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ना कंडक्ट करे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वो ब्राइन सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन, शुगर सिरप, ओके। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के भी दो टाइप है, क्या, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो भाई पूरा कन्वर्जन हो जाए तो स्ट्रॉन्ग, और थोड़ा ना हो, थोड़ा रह जाए तो वीक। तो वही चीज बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं क्या, फर्दर क्लासिफाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिसोल्यूशन। पानी में डालने की एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। तो ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, while the weak electrolytes are only partially dissociated. सिंपल है, अब सेंटेंस समझ में आ गया, ओके। For example, an aqueous solution of sodium chloride is comprised entirely of sodium ions and chloride ions, while that of acetic acid, यहाँ पे मैंने HCl ले लिया है, उन्होंने क्या बोला है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला बोलो फटाफट। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, सो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं ओनली, तो इसमें इसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, CH3COO- प्लस H+, लेकिन 100% होगा नहीं, ओके। Only some acetate ions and hydronium ions. This is because there is almost 100% ionization in case of sodium chloride as compared to less than 5%. भाई 5% भी नहीं हो रहा है, इसका उल्टा। मैंने बोला 95 हो गया और 5 रह गया, इसका 5 हो रहा है और 95 नहीं हो रहा है, ऐसे, ओके। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट शुड बी नोटेड, भाई नोट करने लायक है, that in weak electrolytes equilibrium is established between the ions and the unionized molecules। तो भाई weak electrolytes में equilibrium कैसे रीच होता है, ions, जो ions होंगे वो, and the unionized molecule, मतलब जो unionized है, जैसे कि ये है भाई, ये तो most probably ऐसे हो ही नहीं रहा है, सिर्फ 5% इतना हो रहा है, 95% तो यही है एसिटिक एसिड, तो वो अनआयोनाइज्ड है। वो क्या है, अनआयोनाइज्ड। आयन मतलब ऊपर प्लस, सिर पे प्लस या माइनस है, वो आयन, और प्लस और माइनस नहीं है, वो आयन नहीं है, दैट इज अनआयोनाइज्ड, सिंपल। उनके बीच में इक्विलिब्रियम रीच होगा। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। बस खत्म। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन से, जिसमें आयंस इक्विलिब्रियम करे, किसके साथ, अनआयोनाइज्ड के साथ, ओके। सो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के साथ इक्विलिब्रियम करे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मे एक्ट एज ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वो लोग आएंगे ये कैटेगरी में, और उनको भी हम अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हम 9, 10, 8, 9, 10 में ही करते थे, 9 में तो नहीं बट 8 और 10 में किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ओके। तो उस हिसाब से
यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सर पढ़ तो लिया, कितनी बार पढ़ेंगे भाई? एसिड खट्टे लगते हैं, वो थोड़े से और लगते हैं भाई। ABR एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और वो रेड को ब्लू करेंगे, सब पता है सर। थोड़ा डीप पढ़ना बाकी है, वो तो 10th लेवल का था। अब 11th का डीपली साइंस पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री। सो इतना समझ में आ गया। अब और एक बात, क्या बात कि दो वर्ड है, एक है आयोनाइजेशन और दूसरा है डिसएसोसिएशन। डन। आयोनाइजेशन एंड डिसएसोसिएशन। वर्ड बुक में जो वर्ड है वो हमेशा आयोनाइजेशन वर्ड यूज करते हैं कि भाई आयन बन रहे हैं मतलब आयोनाइजेशन। जो प्रोसेस में जैसे हमने ऐसे पानी में नमक डाल दिया और Na और Cl Na+Cl- अलग हो गए, तो ये क्या हुआ? ये प्रोसेस को बोलेंगे आयनाइजेशन। क्यों? क्योंकि आयन बने ना, तो आयनाइजेशन। तो बुक में सारे वर्ड्स, हर बार यही वर्ड्स यूज किया गया है, आयनाइजेशन। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं तुम्हें बताता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तुम लिखोगे तो भी 100% करेक्ट है। ओके, सो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है? आयोनाइजेशन में आयन बनते हैं, तो डिसोसिएशन में भी तो आयन ही बनते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। जैसे कि NaCl को तुम H2 में डाल दो, तो ये लोग कहाँ गए? बाहर खड़े सब। NaCl को H2 में डाल दो, Na+ और Cl- में, और HCl को H2 में डाल दो, तो H+ और Cl- में। क्या दोनों को आयनाइजेशन बोलो? क्योंकि दोनों में आयन ही बन रहे हैं। लेकिन हम एक को आयनाइजेशन बोलेंगे और एक को डिसोसिएशन बोलेंगे। तो जब HCl इकट्ठा है तो H और Cl एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो वो जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो आयंस नहीं है। ओके, वो आयंस नहीं है, और उसको पानी में डाला H+Cl-। तो ये एक्चुअल केस में आयोनाइजेशन है, क्योंकि आयन बन रहे हैं। ये लोग जब NaCl में है तो एक्चुअली उनके पास चार्ज है, इनके पास चार्ज है, प्लस और माइनस, और ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब वो आयन्स ही है, लेकिन ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, इसलिए अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। और ये प्लस माइनस नहीं है। तो यहां से भी आयन दिखाई दे रहा है, यहां से भी। सर आयन तो बन रहे, दो आयनाइजेशन है, लेकिन यहाँ कुछ था ही नहीं, उसमें से आयन बना। मतलब ये याद रखना पड़ेगा कौन सा मॉलिक्यूल। हाँ, मॉलिक्यूल के लिए, बट ऐसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट कंसेप्ट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। लगने में तो दोनों सेम है कि भाई आयन बन रहे हैं, आयनाइजेशन डिसोसिएशन, भाई दोनों में यहाँ भी अलग हो रहे हैं, यहाँ भी अलग हो रहे हैं, तो डिसोसिएशन दोनों ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। आयनाइजेशन इसे बोलेंगे और इसे बोलेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब सिर्फ अलग होना। तो ये पहले से आयन थे लेकिन जुड़े हुए थे एक बॉन्ड से, उनको हमने अलग कर दिया तो आयन बन गए। आयनाइजेशन और आयनिक वाले। हाँ, मतलब ऐसे भी तुम याद रख सकते हो कि आयनाइजेशन कब बोलेंगे? जब वो पहले से आयन नहीं थे और आयन बने, तो आयनाइजेशन। मतलब नहीं थे और बने तो आयनाइजेशन, और थे लेकिन सिर्फ अलग हुए तो दैट इज डिसोसिएशन। अंडरस्टूड? पक्का? यस। हाँ, रखते हैं, चलो इतना रखते हैं। तुम लोग आ जाओ जल्दी। ओके, तो जल्दी स्टार्ट करें हम। डन? तुम्हारा स्कूल तो छुट्टी है ना कल? हाँ, अब तो छुट्टी कल जाना है, एक ही दिन जाना है कल। तो tomorrow we will have a class in the morning. Today night I will message. Morning मतलब इतने जल्दी भी नहीं रखेंगे, but सुबह खेलने जाना है 10 बजे के। अरे यार कहाँ, क्या खेल रहे हो अभी? खेलने के साइकिलिंग, खेलने जाएंगे। क्रिकेट। हाँ। कब जाना? सुबह 7 बजे। हाँ, तो उतने जल्दी तो मैं नहीं बोलने वाला। तुम खेलने के आओगे, खत्म कब का? पूरा दिन तो नहीं खेलोगे, 50 ओवर का मैच खेलने वाले हैं। तो फिर 10 ओवर का। तो कितने बजे आओगे? 10 से पहले आ जाओ। बस, तो फिर तो वही बोल रहा 10 बजे के बाद। हाँ, 10, 10:30, 11 ऐसा कुछ रखो। तो क्या सुबह क्या रखे? सुबह
सुबह तो नहीं बट से जस्ट आफ्टर द मॉर्निंग बिटवीन द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून। नहीं तो मैं छुट्टी ही देता, जैसे क्लास 10 को छुट्टी दी है, क्यों छुट्टी? इवनिंग में मुझे काम है इसलिए। तो बट तुम्हारी छुट्टी है तो हम कर सकते हैं, और उनकी भी कई स्कूल में छुट्टी है बट एट द सेम टाइम 10 स्टूडेंट है तो कई स्कूल में नहीं भी है। ओके नहीं हमारे में छुट्टी नहीं, हम छुट्टी मार रहे हैं। हम मार नहीं भाई, तुम मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, अरे हम सर की वजह से छुट्टी मार रहे हैं। किसी का नाम नहीं आएगा, पेरेंट्स का नाम आएगा। पेरेंट्स ध्यान नहीं देते।